कल सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर रेड की। सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि श्रीनगर, दिल्ली में भी रेड की गई। कल एक स्पॉट पर हम खड़े थे और उस स्पॉट के बारे में हम बताएं। महबूब इकबाल के घर पर। महबूब इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर रह चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं और इनके घर पे कल सीबीआई ने रेड की थी और हम उस स्पॉट पे थे। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इनके ही घर पर रेड नहीं हुई है। एजाज इकबाल जो इनके भाई हैं, डीसी श्रीनगर रह चुके हैं, उनके भी घर पर रेड हुई थी। और ये सब रोशनी एक्ट के जो बेनिफिशरी हैं, जो ज़मीनों की धांधलियाँ हुई थी उसमें जिन जिन लोगों ने लाभ लिया है, ये वही लोग हैं और उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ चीज़ें भी इनके वहाँ से बरामद हुई हैं, कुछ कैश वगैरह भी मिला है और कुछ और भी जानकारियाँ हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एसके भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल सीबीआई ने बहुत बड़ी रेड की, तो क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? ये तो रोशनी के मसले में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इसकी जांच करेगी सीबीआई। तो उस जांच की एक हिस्सा है ये। जांच का हिस्सा है, तो सीबीआई को लगा होगा कि इनको देखा जाए, छानबीन की जाए, तो रेड की होगी उन्होंने। तो ये एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा ये। महबूब इकबाल के घर पर हम खड़े थे जी। ये महबूब इकबाल के बारे में थोड़ी आपको कोई जानकारी है? बड़ी जानकारी है जी, ठीक ठाक जानकारी है। महबूब इकबाल जी और इनके भाई एजाज इकबाल जी, इनके जो मरहूम फादर थे वो साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। अच्छा। प्रोफेसर एस.एम. इकबाल, शायद केमिस्ट्री के थे वो। तो मैं तो उनको इतना बारीकी से नहीं जानता, लेकिन मेरे फादर उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और उसके बाद ये इनके दो लड़कों ने जो नाम ऊंचा किया है उन प्रोफेसर साहब का, उसमें मैं ना ही बोलूँ ज़्यादा तो अच्छी बात है। तो ये नाम रोशन कर रहे हैं? नाम रोशन ही हो रहे हैं ना, जब एफआईआर लग रही हैं, रेड हो रहे हैं। आज की वो अगर आप दैनिक जागरण के ऊपर अगर आप नज़र लगाएं तो वहाँ महबूब इकबाल जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है। अच्छा। जो मेरी नज़र में पड़ा है, सिर्फ दो ही जम्मू की अखबारें हैं जिन्होंने कुछ बात को ज़रा अच्छे तरीके से पेश किया है। एक दैनिक जागरण ने और एक आपकी जो अखबार है स्टेट समझ है, वहाँ भी एक फ़ोटो सी लगी है और शायद कोई सीबीआई का दफ्तर या किसी की वहाँ पे कुछ मैंने नज़र मुझे पड़ी है। बाकी लोगों ने वो जैसा आया मटीरियल वैसे छाप दिया। और जो जम्मू की सबसे बड़ी अखबार, जो अपने आपको बहुत बड़े कलाकार समझते हैं, डेली एक्सेलसियर वाले, उन्होंने तो एफआईआर नंबर तक नहीं लिखा। उनको जानकारी नहीं थी उनके पास। उनको जो आया दिख दिया। ज़्यादा वो कहते हैं हम बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। तो वो मुझे अपनी एफबी पोस्ट में जो मेरे पास छोटा मोटा मटेरियल था, अपनी जानकारी के अनुसार मैंने वो प्रस्तुत किया। तो ये तो हुआ सीबीआई का, लेकिन इससे एक अच्छी मन को अच्छा लगा कि जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब या जो चीफ सेक्रेटरी साहब या जो भी हैं, इन्होंने कुछ इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लिया है, ये इस मसले को। लेकिन मैंने अपनी पोस्ट में आज ये भी लिखा था, स्टिल वी हैव माइलस्टोन। अभी स्टोरी नहीं है, ये अभी इब्तदा है, बिगनिंग। अभी और भी बहुत कुछ आएगा। तो ये है सारी बात। ये आप पूछ रहे थे ना महबूब इकबाल जी के बारे में। ये बाकी ये कि ये डार्लिंग रहे हैं गवर्नमेंट के। अच्छा। डार्लिंग मतलब इनको प्राइस पोस्टिंग दी गई, इनको भी, दूसरे भाई साहब को भी। और दूसरे भाई साहब का खाली एक ही मसला नहीं है रोशनी का, उनके और भी मसले हैं, उसके ऊपर भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे पास एक कागज़ पड़ा है, ये लीजिए, ये पेज 31 से लेके मैं पहुंच गया पेज 56 पे। जी। ये कौन सा कागज़ है? ये मैं अगर आप दिखाई दें तो अच्छा रहेगा। हाँ। इसका फ्रंट पेज आप दिखाई दें, ये गवर्नमेंट का कागज़ है। ये मेरा अपना घर मैन्युफैक्चरिंग कागज़ है। तो इसमें सारी वो डिटेल्स हैं, वो 17 एफआईआर्स की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है। अच्छा। 17 और अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इसमें मेरा ख्याल कोई 126 या 130 के करीब जो है लोग हैं जिन्होंने हमारी स्टेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया करप्शन की फील्ड में। मलाई खाई है। वही देखा ना। अब हम इंजेक्शन की तरह प्यार से लगाते हैं ना, आपको बताइए, हम कहते हैं योगदान दिया।
तो ये इस तरह का योगदान ये आपको कैसे बढ़ने लगी ये जो इतनी? नहीं ये मेरे हमने पिटीशन की थी ना, उसके दौरान मुझे ये कागज़ मिले, मैं कोई कहीं से लाया थोड़ी हूँ। अच्छा। आई वॉज पार्ट ऑफ द पिटीशन। मैंने रोशनी की वो की थी पिटीशन, और हमारे साथ वो मेरे वकील साहब थे शेख हीर साहब, उन्होंने केस को फाइट किया था। बीच में अंकुर शर्मा जी इंटरवीनर बन गए थे। उस दौरान जो मेरे कागज़ मेरे पास हैं, ये थोड़ी मैं कहीं से उठा के लाया हूँ। ये उसको बाकी है कि अब वो बीच में गति की ढीली हो गई थी। अब ये CBI के पास मसला चला गया था। अब वो जैसे जैसे उनको लगता है वैसे कर रहे हैं, तो उसकी ये समझिए कड़ी समझिए। अभी और भी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो 127 लोग हैं जहाँ पर मोटे मोटे तौर पे जो अभी मतलब इन्होंने भी थोड़ा करप्शन की, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही किया होगा। CBI में केस किया तो थोड़ा वो थोड़ी होता है वो। ये कोई MM कॉलेज के स्विमिंग पूल की करप्शन नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। मतलब 2-2.5 करोड़ वो कुछ भी नहीं। ये CBI जो है ना, ये आपको पता ही है, CBI हुआ, ED हुआ, ये बड़े भारी भरकम केस को ज़्यादा इनको दिया जाता है काम। बाकी करने को तो वो छोटा मुलाजिम ही पकड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ महबूब इकबाल और एजाज इकबाल के ही घर पे रेड हुई है, इसके अलावा भी जो हमने पढ़ा इन्हीं के घर हुई, को कहते दिल्ली में कहीं हुई या श्रीनगर में हुई, उसका तो हमें पता नहीं कहीं कहाँ। कहते 2 डिविजनल कमिश्नर हैं। हाँ, ये 2 है ना, एक बशीर अहमद डार साहब भी हैं। 2 डिवीजन कमिश्नर उसके DC हैं। DC वही है ना, एजाज इकबाल जी इनका नाम, एक बशीर अहमद डार या डार जो भी हैं, और महबूब इकबाल ये 2 डिवीजनल कमिश्नर हो गए। तो एक बेनिफिशियरी है, कोई कहते हैं कोई पॉलिटिशियन है, और प्राइम लोकेशन थी श्रीनगर में। वो पता नहीं रिकॉर्ड भी गलत किया, और वो कम कीमत पे उन्होंने ज़मीन उनको दे दी। एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी होती है, वो फिक्स करती है। तो इन्होंने उसकी बात को माना नहीं, अपने लेवल पे ही वो कीमत दर्ज कर दी, ले ली, और उससे फिर लॉस टू द एक्सचेकर हुआ। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, लॉस टू द एक्सचेकर, जो गवर्नमेंट को नुकसान है। लेकिन ये मिस यूज़ ऑफ पावर ही बहुत का मसला है। अच्छा। मिस यूज़ ऑफ पावर, आपको पावर दी जाती है वेलफेयर के लिए, और आप अपने वेलफेयर के लिए काम करते हो। और इसमें जो मेरे पास कागज़ पड़ा है, इसमें वो उन्होंने लास्ट भी कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये फाइनल है या क्या है, मैं नहीं इसके बारे में जानता। ये इन्होंने कुछ लास्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पढ़ा था, ये कोई 9770625 रुपीज़ मिनिमम, देयर बाई ए मिनिमम लॉस ऑफ, इन्होंने मिनिमम लिखा, शायद मैक्सिमम भी हो, 97,70,625 ये लिखा हुआ। ये सब ये है इसमें मिनिमम लिखा है। शायद कैलकुलेशन में आगे कुछ और भी हो, तो मैक्सिमम, क्योंकि CBI ने जो कहा है, जो हमने पढ़ा है, वो कह रहे हैं अभी ये इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगी, ये नहीं समझिए कि वो बंद हो गया सारा काम। कुछ लॉकर वगैरह भी कह सुना है, कुछ उन्होंने वो उनके 6 लॉकर भी इन लोगों के कुछ वो उन्होंने पकड़े हैं, जो उनकी चाबियाँ ले ली हैं। तब उन लॉकर को अपन सील करेंगे या उनको खोलेंगे या क्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा हम क्या जाने। 25 लाख रुपए को फिक्स, उनके लिए 25 लाख रुपया क्या करते हैं जी, महबूब इकबाल जी के लिए 25 लाख रुपये कुछ भी नहीं है जी। वो करोड़ों खरबों के लोग मालिक हैं। ये इनके दिल्ली में फ्लैट है, इधर है फ्लैट, जहाँ आप गए थे आपने कोठी देखी होगी उनकी, वो कैसी है कोठी, ठीक ठाक है काफ़ी। वो कोई फिल्मी स्थान नहीं कोई लगता है, तो फिर हमें वो अंदर भी जाना पड़ेगा। हमें एक बार मिलेंगे महबूब इकबाल से ओवर कप ऑफ टी, और आप भी कप भी ले चलेंगे। देखते हैं वो हमें बोन चैनल में चाय पिलाते हैं, यहाँ हमें घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये कैश घर में नहीं रखते, 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख कहाँ मिले जी, 25 लाख कह रहे हैं, 25 लाख 2 लाख रुपए कैश मिला है। 2 लाख भी काफ़ी होता है जी। मेरे घर में तो 10-15 हज़ार भी नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ रखते नहीं घरों में कैश वगैरह नहीं रखते हैं? रखते हैं, रखा ना 2 लाख रुपए रखा हुआ। अच्छा, ये बहुत होता है घर में? काफ़ी है, 2 लाख में रखा, ज़्यादा होना चाहिए। अब इतना पैसा है तो पता नहीं कहाँ का रखा उन्होंने, अब हमें क्या पता किसने को बाथरूम में रखा है, किचन में रखा है, कहाँ छुपा के रखा है, टाइलों के नीचे रखा है, हमें क्या पता इस बारे में। ये आय से ज़्यादा संपत्ति का भी मामला वो भी है ना, वो जिसे कहते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, DA जिसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। मतलब मेरी फ़र्ज़ करो 50,000 सैलरी है, और मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो है एक 3 स्टार होटल वाला, तो नज़रें तो होंगी ना, ये कहाँ से आ रहे हैं मसले। तो उसमें DA केस बनते हैं, इनका DA केस का भी मसला है, और मिस यूज़ ऑफ पावर का भी मसला है। गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी फंसे हुए हैं, और इस FIR जो मैंने देखी है, जो भी डिटेल पड़ी, और 2-3 केसों में भी फंसे हुए हैं।
तो ये काफ़ी इन्होंने मुल्क की सेवा की है। गुलमर्ग लैंड स्कैम रोशनी से कोई मिलता नहीं, है? वो अलग चीज़ है। वो गुलमर्ग लैंड स्कैम एक अलग मसला है। वो भी कोई वो भी लैंड स्कैम ही है। वो सस्ते दामों में ज़मीनें दे दी। वो सत्य जमानों में लोगों को कर दिया, बेनिफिट दे दिए जब वो होते थे ये डिवीजनल कमिश्नर वगैरह ये है उसमें। इसके साथ इनके साथ एक और भी वो शख्स है, आज उनका नाम ना लिया जाए तो अच्छी बात है। वो अभी थोड़ा उन पर गवर्नमेंट के भी नजर इनायत है, तो शायद वो भी देश भर से उनको भी रूल ऑफ लॉ विल टेक केयर ऑफ यू। आप बात इशारों में समझ गए होंगे। हाँ, नहीं हम तो समझ रहे हैं, लेकिन वो भी लोग समझ रहे हैं। लोगों को आप एक दिन में सारी हमें बात समझाने की जरूरत नहीं। आज इनकी चर्चा हो रही है तो इनकी चर्चा करें, तो दूसरों का जो है उनका जरा मूड थोड़ा ठीक रखें तो कोई परेशानी नहीं, फिर बता देंगे आपको। ये संतुष्ट हाँ हाँ, संतुष्ट कुछ नहीं है, उन दोनों का नाम है। एक कभी नजर इनायत है तो वो नजर इनायत खत्म नहीं हो जाती किसी टाइम के साथ। ये जो गुलमर्ग लैंड स्कैम था, बाद में इन्होंने क्या रोशनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रियाँ वगैरह कैसे? ये सारा बड़ा जी वो रेवेन्यू के मसले हैं। कुछ कम प्राइस पे दिए, कुछ एनक्रोचमेंटें हुई हैं वहाँ पे, कुछ और है, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है इसमें। तो ये ज़मीन के जो मसले हैं खासकर J&K में, इनकी तो बुरी हालत है यहाँ पे। तो अब ये है इस तरीके से इनका नाम है। और उसके अलावा आप पूछें तो क्या पूछना चाहते हो? आगे किस तरह से देखते हैं कि आगे यही है कि हम देखते हैं, हम ये CBI वाले उनको दिया है, उन्होंने रेफ़र किया। वो मैडम जो होती थी गीता मित्तल जी और दूसरे जज साहब ने रेफ़र किया था डबल बेंच ने। तो अभी आगे कितना बढ़ते हैं, कितनी ये प्रोग्रेस करते हैं। तो साथ में इनके जो भाई साहब की बात आई, उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी मेहरबान ने पहुँचा दिए थे। अच्छा, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये उनका FIR लगा हुआ है, ये अगर आप दिखाना चाहते हैं ये भी दिखा सकते हैं। फीका है, ये भी आप दिखा सकते हैं। अगर FIR ये उनका दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए। ये क्यों FIR लग गया? FIR उन्होंने भी, वो जब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के MD होते थे, MD मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो एक वो भी एक सिक यूनिट बनी हुई है आजकल के ज़माने में। उसमें इन्होंने कोई वो कुछ कहते कोई लोन शोन दिया था, कोई दो कोई सिक यूनिट्स थी, कोई अनंत ब्रिक्स और जम्मू सिरेमिक्स को। ये है, ये जज साहब की जजमेंट है, इसको भी दिखाने की ज़रूरत है। और ये इनकी समझ लीजिए एक चार्जशीट है, तो ये भी काफ़ी डिटेल है। ये भी मुझे कोई कल कहीं से मिली है, तो इस पर मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में अगले कुछ दिनों में चर्चा करेंगे। नहीं, एजाज इकबाल के बारे में थोड़ा विस्तार मैं वही बता तो रहा हूँ। FIR वगैरह तो हुई हैं। FIR एक तो ये हो गया, एक ये भी है ना, इसमें भी फंसे हुए ना इस मसले में। ये अलग वो ये जो मसला मैं आपको बता रहा हूँ, सिरेमिक्स वाला, अनंत फॉर्म्स वाला, इसमें भी वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा और भी कोई बंदा कह रहा था कि कुछ और भी इनके मसले हैं, वो भी आएंगे, बताएंगे लोग हमें जब बताएंगे हम आपको बता देंगे। हमारा बेसिक पर्पज़ यह है कि लोग जागरूक हों और ये जो इनके लोगों के जो मसले हैं उनको जल्दी उनका निदान हो, ताकि और भी चीज़ों में मतलब हो, आगे बढ़ोतरी हो आगे चीज़ों में। ये है बेसिक पर्पज़। और CBI का कार्य को आप कैसे देखते? देखिए, ये 3-4 बार उन्होंने मुझे बुलाया था रोशनी के मामले में, तो मैं गया था और उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए थे, तो हम दे आए थे। तो जब कभी वो बुलाते हैं तो हमने कहा जी गाड़ी भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, भेजिए। तो हम चले जाते हैं, बेचारे बड़े अच्छे तरीके से हमें तो अच्छे तरीके से पेश आते हैं। और मुझे उनका जो काम कुछ प्रोफेशनल लगा एज़ कम्पेयर टू आवर ACB। जहाँ किसी अफसर को कुछ थोड़ा सा भी बात किया तो उनको परेशानी हो जाती है। क्यों? लेकिन अगर को पब्लिक आदमी है, वो जाएगा, जब उसकी कंप्लेंट का 2-2 साल 1-1 साल निदान नहीं होता, वो कभी थोड़ा सा उत्तेजित भी हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई उंगली उठा दी किसी ने। तो ये लोगों के लिए बनाए गए हैं ना? वो लोगों के लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन वो इनमें वो कंसेप्ट नहीं ना है कि जो बंदा कंप्लेनेंट होता है उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है सिस्टम से। तो जब नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा कई बार उसका मूड अपसेट हो जाता है, तो थोड़ी छोटी मोटी गर्मी सर्दी हो जाती है। ये बर्दाश्त नहीं करते ना उस चीज़ को। वो मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया तो था। तो चलो लेट गुड सेंस प्रिवेल। और दूसरा, वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम दी स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। CBI वाले जो इनके जो होते हैं इंस्पेक्टर्स वगैरह, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, इनको बराबर इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है, और बीच में इनको रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह जो मैंने सुना है। लेकिन ये जो हमारे लोग हैं, कोई बैठा है बालाकोट में, उसको लगा देंगे विजिलेंस में, उसको खास इन्वेस्टिगेशन का पता भी नहीं होगा, वो पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। और उनके ये लोग हैं, उनको काफ़ी देर हो भी गई है ACB में वो, लेकिन उनका काम अप टू द मार्क नहीं है।
रोज चलते रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी विजिलेंस की जो पोस्टिंग है वो पनिशमेंट पोस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब विजिलेंस में किसी बंदे की पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे कुछ जो ऊपर की कमाई में मुश्किल होती है, फील्ड में कुछ पॉसिबिलिटी होती है। ये लोग जो जिन लोगों के माइंड में ये है, इन लोगों को नौकरियों में लगाया क्यों? नौकरियां तो देखो जी, नौकरी में तो गवर्नमेंट ने लगाया, हमने तो लगाया नहीं। नहीं मतलब ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करना चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया। चिन्हित किया, कुछ किया भी जाता है, कुछ नहीं भी हो। हर एक बंदे के ऊपर गवर्नमेंट को भी नज़र रखना मुश्किल होती है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताता हूँ कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में। वो कई बार सोचते हैं जी हमारी क्या जी हमें लगा दिया सिटी में, अगर बैठ गए वहाँ पे और हमने वो सिविल कपड़े लगा दिए, वर्दी शर्दी तो हमने लगाई नहीं और हमें ये लगा दिया, तो वो पनिशमेंट पोस्टिंग समझते हैं। वो कहते फील्ड में हो, फील्ड में मौज मस्ती होती है। नहीं वर्दी की दहशत भी तो अब देखो वहाँ पे नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये है, मतलब ये है इस तरीके से। तो मतलब मेरा मोटे तौर पर ये कहने का दीपू जी मसला है कि चाहे सिविल के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस वाले भाई हों, तब ये करप्शन मैटर्स की बराबर इन्वेस्टिगेशन होगी जब किसी के मन में कोई कन्विक्शन होगी कि मैंने ये काम करना है। अगर मजबूरी से है तो फिर वो ऐसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी, 5-5 साल इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी, फिर कई टाइम चालान लगने में हो जाएंगे और फिर कोर्टों में केस चलते रहेंगे। कितने % लोग आपको लगते हैं जो अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड हैं? बहुत कम, बहुत कम। और बाकी ये परसेंटेज के हिसाब से मैं क्या परसेंटेज करूँ, काफ़ी कम है वो। बाकी वो चल रहे हैं ऐसे। बाकी यहाँ तक हमारे लोगों का प्रश्न है, हर आदमी कहता है कि करप्शन जो है वो बड़ी ख़राब चीज़ है, इस पर कुछ होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, तो वो कहते हैं जी जो भगत सिंह है वो दूसरे घर पैदा होना चाहिए, हम दूर से भगत सिंह को देखेंगे। अब सारी बात में ख़त्म कर। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर। नहीं, अगर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने भी, मुझे नहीं आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं। हाँ होंगे, लेकिन होंगे बहुत सारे, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई खास ज़्यादा नज़र नहीं आया। शायद अगले दिनों में कुछ आ जाए, लेकिन मुझे खास नज़र नहीं आया। लोग दूर से तमाशा देखना पसंद करते हैं, खबरें पढ़ना पसंद करते हैं, वीडियो पसंद करना पड़ते हैं। लेकिन आप उन्हें कहें कि एक कदम बढ़ाएं और कुछ आप भी कुछ कर डालें, तो वो कहते जी मेरा गैस का सिलेंडर भी मैंने लाना है, तो मैंने सब्जी लानी है, तो मैंने ये लाना। उसके पीछे आपको एक ये कारण नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं लोगों को, विश्वास नहीं, धोखे भी है। दूसरी बात और भी है दीपक जी, इसमें ये है कि करप्शन की लड़ाई वही बंदा लड़ सकता है जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। धोखे शोखे अपनी जगह है। अगर मैं खुद ही गलत हूँ, मैंने गलती घोटाले किए हुए हैं, तो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूँ, तो मेरा ख्याल तो जम्मू में तो यही हो रहा है, J&K में। या ऐसे ऐसे खबर वाले लोग हैं जो खुद मुसीबतों में हैं और सबसे पहले फ्रंट पेज खबरें लगाते हैं उन लोगों की जो मुसीबतों में होते हैं, और उनको ये नहीं पता कि कभी उनका नंबर भी आ सकता है। जाएंगे ये भी नहीं, वो केस चल रहे हैं, कुछ केस चल रहे हैं लोगों के। तो जब ऊपर वाला चाहेगा तो इन पर भी होगा मसला कुछ, इनको भी नहीं, वो केस चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं तो हमें तो इतना ही पता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल। नहीं, वो तो है, लेकिन अब कर्म का मैंने कोई काम गलत किया, अब उसकी मुझे पनिशमेंट 1 साल के बाद होगी या 10 साल के बाद होगी, या मुझे नहीं होगी, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, इसके बारे में मेरे लिए प्रेडिक्शन करना बड़ी मुश्किल है। कर्म की तो फिलॉसफी मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो, कर्म तो बिल्कुल है, लेकिन वो कर्म चक्कर को कैसे डिकोड करना है वो समझ से बाहर है। कब से केस चल रहा है महबूब इकबाल जी का, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन ये तो नहीं मैं मानता कि इतना कुछ हो रहा था किसी को पता ही नहीं था। ये वो बंदा डिवीजन कमीशन तक पहुँच गया। और दूसरी बात खूबसूरत, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो छोड़िए किसकी संपत्ति क्या है या क्या है, महबूब इकबाल जी को भी फुल पेंशन मिल रही है मेरे ख्याल में, और एजाज इकबाल जी को फुल पेंशन मिल रही है। और सारे इन लोगों के केस उस वक्त नहीं होते जब ये सर्विस में होते हैं, रिटायरमेंट के बाद। देखो जी क्या खूबसूरती हमारे मुल्क की। डिवीजन कमीशन तीनों रिटायर, दोनों रिटायर, एक DC साहब भी रिटायर, 3 ही बोल रहा IAS अधिकारी। और मेरे ख्याल में ये तीनों जो IAS अधिकारी, इन्होंने IAS एग्जाम पास नहीं किया हुआ, इनको गवर्नमेंट ने IAS कन्फर किया हुआ है। कन्फर होता है, कई लोगों को कुछ कोटा होता है, उनको वो कन्फर करते हैं उनके ऊपर। इन्होंने IAS एग्जाम कम्पिटिटिव टेस्ट पास नहीं किया हुआ मेरे ख्याल में इन तीनों ने। शायद किसी भाई साहब ने बीच में किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन नहीं किया हुआ। IPS भी कन्फर होता है। तो ये अब इनके लिंक्स थे। अब जब इनके पास कुछ, जब उन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए होते हैं, फिर इनका नेक्स्ट प्रोग्राम था, चलो ये
अपने आप को बचाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ले लें। फिर ये तो कुछ इन्होंने सुना, कोई कह रहा था इन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की, या लड़ा उन्होंने इलेक्शन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में भी थे, हाँ उधर भी थे, उन्होंने नहीं उनको पसंद आया, दूसरे में चले गए होंगे। तो और एक ज़माने में कोई कह रहा था ये ख्वाब ही ले रहे थे मुझे को मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो वो चलो ख्वाब नहीं पूरा हुआ, हरीश शाह हम क्या करेंगे। मिनिस्टर कौन से पाक साहब हैं? वो बात नहीं कर रहा, मिनिस्टर बनने का इनका कोई कह रहा था, इनका प्रोग्राम था, वो नहीं हुआ प्रोग्राम। अब इधर फंस गए वो इलेक्शन में लड़ा गया, तो इलेक्शन में हार गए। फिर वो उनका क्रिकेट स्कैम में, क्रिकेट जो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, क्रिकेट के भी बड़े ये हैं वो शौकीन वगैरह, और ये कुछ उधर भी इनकी कारकर्दगी सबको पता है। अब क्या इनकी कहानी करें, हम तो सोचते हैं कि इनकी ज़्यादा बोलने से ये नहीं लगता कि ये सारा पैसा इकट्ठा इसीलिए कर रहे होते हैं कि हम बुढ़ापे में, ओ भाई हमने आज अपनी पोस्ट में लिखा है, चाहे कोई पढ़े उसको ना पढ़े, इनकी प्रॉपर्टी भाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए, मेरी नहीं गवर्नमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एलजी साहब बना सकते हैं, तो मैं तो नहीं बना सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी जो भी तिगड़म और ये जो भी स्कैम करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, लेकिन वही बुढ़ापा जो है दीपक जी वो सरदर्दी बन जाता है। हमने नहीं कोई गड़बड़ की, तो हमारा बुढ़ापा क्या, हम क्या परेशान है? नहीं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला मारता भी वहीं पे है ना। तो अब हो गया ना, अब बुढ़ापा ठीक हो गया। आप तो मैंने कहा अगर इनको कोई शर्म है, ये घर से भी नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, मेरे साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ये और भारी भरकम गाड़ी लेके निकलेंगे तो मैं नहीं इनके बारे में कुछ कह सकता, मैं तो नहीं निकल सकता, मैं तो शर्म से डूब जाऊंगा। कई लोग कहते हैं ना हमारे तो सीबीआई आई थी रेड वगैरह। सीबीआई अगर कॉलेज फिर लगा देना चाहिए घर के बाहर बोर्ड की, हमारे घर सीबीआई का रेड होना चाहिए, लगा दें। अगर सीबीआई का क्वालिफिकेशन है तो ये क्वालिफिकेशन है कि मेरे घर रेड हुआ था, तो लगा देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और ऐड करूँ, यहाँ कुछ और भी हैं लोग जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो काफ़ी वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं दबे दबे लफ्ज़ों में, उन पर भी कुछ कार्रवाई की ज़रूरत है। उसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं, सारे नहीं, कुछ हमारे वकील साहबान भी हैं, कुछ हमारे डॉक्टर साहबान भी हैं, कुछ इंजीनियर साहबान भी हैं, और कुछ हमारे कॉलेज के ऑनरेबल प्रिंसिपल्स भी हैं। और ये देखें ना, ये एक प्रिंसिपल के बेटे, कॉलेज के प्रिंसिपल के 2 बेटे, और दोनों बेटों पर सीबीआई की रेड, खुदा बचाए। कॉलेज के प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल में एजुकेशनिस्ट ही होता है, मेरे ख्याल में नहीं होता। बिल्कुल होता है। हाँ, तो उसके बेटों के घर, बेटों को इसमें चलो इकबाल साहब बड़े नहीं हैं, तो वही मैंने लिखा कि वो भी दुखी होंगे बेचारे अपने, वो भी सोचते होंगे कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। अब ये बड़ा ही अजीब सा, कुछ पता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, फिर बड़े पर्दे खुल जाएंगी। तो जो भी है, तो ये है इस किस्म की बातें। तो अब आपके सामने सारी बात हमने जो मेरी अकल के मुताबिक थी मैंने आपको बता दी। तो मैंने तो एज एन इंडिविजुअल, मैं कोई संस्था नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो थैंक्स करता हूँ सीबीआई का भी, आपका भी, हमारी बात आपके थ्रू ही पहुँचती है, आपका भी, आपके अखबार का भी, एलजी साहब का भी, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी। और लेकिन मैंने अपनी पोस्ट में एक बात कह दी साफ साफ दबे लफ्ज़ में, स्टिल वी हैव माइल्स टू गो, अभी बड़ी रेस लगनी है। वो तो लगनी है। तो ये सारी बात है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। मेहरबानी आपका आना जी, बड़ा शुक्रिया। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी बहुत लंबा सफ़र है और धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। अगर प्रयास चल रहा है तो जब प्रयास इंसान करने लगता है तो धीरे धीरे कारवां भी बनने लगता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ये मुहिम फास्ट भी होने लगती है, लेकिन समय ज़रूर लगता है और काफ़ी लंबा सफ़र है, बहुत चल कर अभी जाना है, पैदल चलना है कि गाड़ी में, ये तो पता नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं ये जो बुढ़ापे में ऐशो आराम की ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम, इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि हमारे बच्चे आराम से खाएं, तो ये इकट्ठा कर रहे हैं और अब इनके ऊपर सीबीआई रेड कर रही है, बाकी चीज़ें। तो हम ये इतना ज़रूर कहेंगे, जो भी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे या अभी सोच रहे हैं या अभी लगे हुए हैं धीरे धीरे कि हम ऊपर की मलाई खाएंगे, थोड़ा आराम से ही खाएं, क्योंकि सुकून छिन जाता है, वो कब छिनेगा इसका पता नहीं। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।